यूनिट 1 चैप्टर 1 दैट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। जो अभी तक हमने 5 चैप्टर्स पढ़े थे वो था आपका फर्स्ट बुक में से फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो हमने उसमें पढ़ा था उसी का जो है उसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें भी पढ़ेंगे, बट इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जैसे हमने उसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो वो सारी चीजें हम इंडिया के रेफरेंस में अब इस बुक में पढ़ेंगे। इंडियन इस बुक का नाम क्या है बताइए जरा, बुक का नाम पता है आपको? इंडिया पीपल एंड भारत लोग इकोनॉमी। और अर्थव्यवस्था। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो उस बुक में हमने जनरल पढ़ा था, चाहे वो पॉपुलेशन हो, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन जो है डेवलपमेंट है वो भी हमने वर्ल्ड रेफरेंस से पढ़ा था, माइग्रेशन भी हमने वर्ल्ड रेफरेंस से पढ़ा था। बस बट इस बुक में हम जो भी पढ़ेंगे वही चीजें हम पढ़ेंगे इसमें भी हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है, सेक्स जो रेशियो है, या फिर आपका रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, सब हम पढ़ेंगे बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के रेफरेंस में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो अगर एग्जाम में जो भी ऐसे पॉपुलेशन पे या किसी भी चीज पे क्वेश्चन आता है तो आप ये जरूर श्योर कर लेना कि वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है या फिर वर्ल्ड रेफरेंस में पूछा जा रहा है। अब देखिए जैसे तो मुझे ये लगता है कि आपको इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो पता होंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और जो है आपकी बुक आपके हाथ में होगी ताकि आप इसको अंडरलाइन भी करते रहेंगे। आपको पता है कि द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, और इंडिया के लिए भी ये ट्रू है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बहुत ही जो है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपको पता ही होगा कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफी मतलब हाई जो रेट पे इंक्रीज हो रही है। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी हाई है और हम जस्ट चाइना के नीचे ही है। ठीक है, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 1028 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी थी और ये इससे 1 बिलियन पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आपकी बुक में 2001 सेंसस दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है नया जो डेटा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं निकाल नहीं पाई, लेकिन मैं आपको जो न्यू डेटा है पॉपुलेशन सेंसस का वो आपको दे दूंगी या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो। तो हमारा जो रिसेंट पॉपुलेशन सेंसस हुआ है वो किस ईयर में हुआ है बताइए? 2011। यस, 2011 में हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। सो वी आर जस्ट आफ्टर चाइना के हम बाद में ही है और नियर फ्यूचर में 30-40 इयर्स में हम चाइना को भी सरपास कर जाएंगे, चाइना की पॉपुलेशन को भी हम क्रॉस कर जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे ये जो कुछ फैक्ट्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें जितने, ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जितने देश हैं जैसे कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है, कुछ हमारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, देन साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी हमारी पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है। आप सोचिए, ठीक है, हम मतलब पॉपुलेशन के मामले में एरिया तो हमारे पास बहुत कम है। वी जस्ट हैव 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% हमारे पास है, जबकि वर्ल्ड की मोर देन 16% ऑफ द पॉपुलेशन उस छोटे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे रह रही है। तो आप एक ये कंपैरिजन देखिए कि लैंड हमारे पास कितना कम है और जनसंख्या हमारे पास कितनी ज्यादा है वर्ल्ड टोटल की। ठीक है, अब इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक फायदेमंद चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो इंडिया के लिए पॉपुलेशन जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक बन गई है, क्योंकि ये जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना, किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, चाहे सॉइल हो, चाहे आपका फॉरेस्ट रिसोर्स हो, चाहे आपके जो भी रिसोर्सेज हो, वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है प्रेशर जो है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है इंडिया की, तो उस लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज क्रिएटिंग not only natural social and economic problems but also environmental problems। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को तो फेस कर ही रहे हैं,
गरीबी है, भुखमरी है, या फिर समाज में जो भी गलत चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसे अनैतिक चीजें हो रही हैं, वो तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हम काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सब तो चीजें हैं, लेकिन हम इसको अभी इसकी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, हम दूसरी चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जैसे आप बॉक्स में देखिए, आप इसको टिक मार्क भी कर लीजिए, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कंट्री जो है उसके पास अपने कंट्री की पॉपुलेशन डेटा होता है, जैसे इंडिया के पास भी है कि हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, साल में मतलब किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, या डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि एक 10 सालों में पॉपुलेशन किस हिसाब से किस रेट से इंक्रीज हो रही है, या फिर कितने कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब सेक्स रेशियो क्या है, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और कास्ट सिनेरियो क्या है, रिलीजियस सिनेरियो क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये सारे ही जो डेटा हमारी कंट्री में प्रेजेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, ये हमें कहाँ से अवेलेबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन सेंसस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जनगणना। अब मुझे लगता है ये सब आपने इस जनगणना के बारे में सुना हुआ है। सेंसस एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि जनगणना क्या है या सेंसस क्या है, तो पॉपुलेशन सेंसस इज द ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड इट्स डिफरेंट फीचर्स। मतलब जब हम किसी देश की जो जनसंख्या उसको ऑफिशियल तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनगणना या फिर सेंसस, मतलब ऑफिशियल तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, और ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, इट इज हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद इसे किया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये 10 साल इतना लंबा टाइम क्यों हम लोग इसे अकाउंट में लेते हैं, क्यों नहीं हम हर साल सेंसस करते हैं? तो कोई बच्चा बता सकता है कि पॉपुलेशन सेंसस हम हमेशा 10 ईयर्स के बाद ही क्यों करते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? ठीक है, चलो, आपको लगता है कोई आइडिया नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए हम 10 ईयर्स के बाद करते हैं, क्योंकि हमें एक लंबा समय चाहिए होता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं उसे हमें ऑब्जर्व करने के लिए या फिर उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है, और लंबे समय में ही, कम से कम 10 ईयर्स में ही पॉपुलेशन में जो बदलाव आते हैं उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम हर एक साल पे कैलकुलेट करने लग जाएं तो एक तो बहुत ही लंबा, बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। इसमें काफी खर्चा भी होता है, एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा होता है सेंसस में। इसमें मैनुअल जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी चाहिए, काफी सारे लोग चाहिए होते हैं इसमें सेंसस करने में। तो इतना टाइम टेकिंग, इतना एक्सपेंडिचर वाला जो एक टेक्निक, ये प्रोसेस है, इसको हम हर ईयर इनिशिएट नहीं कर सकते। और जो जनसंख्या में बदलाव आते हैं वो हम एक लंबे टाइम पीरियड में ही उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे या उसके फीचर्स को कैलकुलेट करेंगे, कॉम्पोजिशन को, तो हमें सही आइडिया या सही हमें डेटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक लंबा समय लेते हैं, 10 ईयर्स का लेते हैं, ताकि इसमें जितना भी बदलाव होगा वो हमें सही तरीके से पता चल जाएगा। अब इंडिया में जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस है, इट वाज कंडक्टेड इन 1872 इन ब्रिटिश इंडिया, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। बट ये जो पॉपुलेशन सेंसस है ये बहुत सही नहीं हुआ था। इट वाज नॉट वेरी सिस्टमेटिक, प्रॉपर तरीके से इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। तो ये और इनकम्प्लीट भी था, बहुत जगह थी जो स्किप हो गई थी जहाँ पे ये सेंसस नहीं हुआ था। सो बेसिकली जो फर्स्ट हमारा कंप्लीट सेंसस हुआ था वो भी अगेन ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, बट इन द ईयर 1881। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में कि इन विच ईयर कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड, और द फर्स्ट, अगर आपसे फर्स्ट सेंसस पूछेंगे तो आप 1881 ही बोलेंगे, 1872 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंसस का हो गया। सेंसस हम हर 10 ईयर्स के बाद किया जाता है ताकि जनसंख्या को काउंट किया जा सके। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बुक में बताया था कि किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन समान रूप से वितरित नहीं होती है। किसी एरिया में पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जनसंख्या काफी कम होती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम अपने ही देश की बात करें तो अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें देखते हैं that a spatial distribution of population is very uneven. ठीक है, it is clear that India has highly uneven pattern of population distribution. अब ये देखते हैं इसके एग्जांपल क्या है।
उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 4 to 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन इन्हीं 4 राज्यों में कंसंट्रेटेड है। 4 या से यू 1 2 3 4 5 जो स्टेट्स है हमारे, उनमें इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, तो देयर इज इन स्टेट्स में जरूर कुछ ऐसी बात होगी, कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, या कुछ ऐसा क्लाइमेट या कुछ नेचुरल कंडीशंस ऐसी होंगी, या सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होंगी कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेट करती है, जिसका रीजंस हम अभी आगे देखते हैं, और आप पिछली बुक में इसको पढ़ भी चुके हो। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये मैप में आ सकता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस और हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, तो आप आंसर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। और वो एक राज्य जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है वो है आपकी सिक्किम। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक दूसरी भी चीज मैं बताऊंगी आपको, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही क्लियर है। द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड द लीस्ट इज फाउंड इन सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो इन्हीं 4-5 राज्यों में कंसंट्रेटेड है। अब एक स्क्रीन पे आपको एक मैप नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं डॉट मैप। आपको इस मैप में डॉट्स नजर आ रहे होंगे, और अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पर्सन। तो ये जो आप डॉट मैप देख रहे हो, इसमें डॉट्स ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं कि मन जैसे भी कर दी जाए। एक डॉट की जो वैल्यू है, 1 डॉट इज रिप्रेजेंटिंग 2 लाख 2 लाख पर्सन। ठीक है, और इस मैप में आप देख सकते हो कि जहां पे डॉट्स सबसे घने हैं, ठीक है, जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है डॉट्स की, उन एरियाज में पॉपुलेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। डॉट मैप हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब कि 1 लाख है, 2 लाख है, करोड़ में, बिलियन में अगर हमें दिखाना होगा तो हम डॉट्स को यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए कि सबसे अधिक जो डॉट्स हैं, जहाँ पे हाई डेंसिटी है, वो है आपका दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है आपकी यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली, यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉट्स है, तो यहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है। देन बट इट इज अ यूनियन टेरिटरी। देन नेक्स्ट आप देखिए उत्तर प्रदेश। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश का एक बेल्ट आपको नजर आ रही होगी, मिडिल बेल्ट। ठीक है, मिडिल बेल्ट अगर आप देखेंगे, पंजाब देखिए, वहां पे पंजाब से सीधा ये बेल्ट स्टार्ट हो रही है, एक वर्टिकल एक नैरो बेल्ट है। और ये बेल्ट कौन सी है जहाँ पे सबसे अधिक डॉट्स बने हुए? ये रिवर गंगा है, यहाँ से रिवर गंगा फ्लो होती है, और इसके आसपास जो वैलीज हैं, रिवर वैली है गंगा की, यहाँ पे सबसे अधिक कंसंट्रेशन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कृषि करना आसान है। और इसी को देखिए आगे, ये बिहार में भी यही बेल्ट चली जा रही है, क्योंकि गंगा रिवर बिहार होते हुए सीधा कहाँ जा रही है? वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा जहां जहां रिवर गंगा पास हो रही है, वहां पे आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा। जन आप केरल में देख लीजिए, नीचे आपको केरल नजर आ रहा होगा। यहाँ के केरल में भी काफी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन का रीजन कुछ और है। यहाँ पे जो डेंसिटी पॉपुलेशन ज्यादा है उसका कारण कुछ और है। तो कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं और कुछ आपके सोशल इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। तो आप इस मैप को देखिए अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश है, चाहे आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, देन आंध्र प्रदेश है, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, सॉरी मैं डेंसिटी नहीं बोलूंगी अभी, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। देन हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पैराग्राफ है आपका इस पेज पर, ये पेज नंबर है पेज 3। हाँ, पेज 3 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे हम ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि वाई इंडिया हैज अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ध्यान सुन लीजिए कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए आप इसको स्पष्ट करिए। तो आप जो पॉइंट्स हैं वही लिखेंगे जो आपने पहली बुक में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे 2 ब्रॉड पॉइंट्स थे हमारे। मैंने आपसे कहा था कि इसका फ्लो चार्ट बना लेना। एक था हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और दूसरा हमारा फैक्टर था सोशल इकोनॉमिक। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल में हमने कितने सब हेडिंग्स पढ़ी थी? पहला था आपका क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तीसरा था फर्टाइल सॉइल, चौथा था क्लाइमेट, शायद मैंने आपको बता दिया है, एंड लैंडफॉर्म। यही 3-4 आपके फैक्टर्स थे, और इन्हीं के अंडर हमें डिस्क्राइब करना है। देन दूसरा था हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें कि हमने आप पढ़ा था अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग।
ठीक है। तो उसी जो है हेडिंग्स को आप यहाँ पे भी यूज करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल मिक्स करके दे दिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसमें देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ आप देखिए, सच एन इवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये आपको पैराग्राफ मिल गया होगा, मैं सेकंड पैराग्राफ की बात कर रही हूँ इसमें। तो इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना को, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको वही यूज करने हैं, क्योंकि आप जो भी आंसर लिखोगे आप सब हेडिंग में ही लिखोगे, कोई भी आपको आंसर पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, नहीं तो बोर्ड में आपको नंबर किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं आप वही यूज करोगे, जो हेडिंग्स हैं आप वही यूज करोगे, और आंसर जो है इससे एग्जाम्पल आप यहां से लोगे। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं हाई पॉपुलेशन है, कहीं कम पॉपुलेशन है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इंडिया की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल जो सेटिंग है उससे इसका रिलेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भी पता होगा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया भी कि इंडिया में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो रिवर वैलीज के पास में पाई जाती है, चाहे वो रिवर वैलीज हो। आप इसकी 9th और 10th लाइन देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है that the northern plains, deltas and coastal plains have higher proportion of population than the interior districts of southern and central Indian states। इनका कहना है कि इंडिया में जहां भी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कौन सा है, जो आपका सतलुज और गंगा जहां से रिवर फ्लो होती है उसके आसपास के एरिया को हम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कहते हैं। देन डेल्टास, चाहे वो गोदावरी डेल्टा हो, चाहे कावेरी डेल्टा हो, चाहे कृष्णा डेल्टा हो, डेल्टा के आसपास के जो एरियाज हैं अगेन वो बहुत फर्टाइल होते हैं। देन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं, काफी इंडिया के पास काफी बड़ा तटीय क्षेत्र है, तो ये जितने भी एरियाज होते हैं ये यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है भारत में। और इसका रीजन आपको सब पता ही है, फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर, यहाँ की क्लाइमेट भी बेहतर है, मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ सॉइल फर्टाइल है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी गुड इन दिस रीजन। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फॉलो कर सकते हैं, फिशिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इन एरियाज को ही आप दिमाग में लेके आप अपना आंसर लिखना कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स, इन्हीं एरियाज में जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, जबकि और ऐसे एरियाज है जैसे हिमालय के कुछ एरियाज हैं जो कि हमेशा परमानेंट बर्फ से ढके रहते हैं, या फिर बहुत हाइट पे एल्टीट्यूड में है, चाहे डेजर्टिक एरिया जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, चाहे आपका इंडिया का जो सदर्न पार्ट है पेनिनसुला, वहाँ का जो सेंट्रल पार्ट है ओडिशा के वेस्ट में, ये सारे एरियाज ड्राई एरियाज हैं, डेजर्टिक एरियाज हैं, या यहाँ पे ठंडा डेजर्ट है या फिर कोल्ड या फिर हॉट डेजर्ट यहाँ पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है। अगेन क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट हार्श है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या कम है। देन यहाँ पे कुछ एरियाज हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे बेसिकली वैसे डेजर्ट एरिया है और अभी भी यहाँ पे इतना पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी कैनाल बना है, जिस भी एरिया से डेजर्टिक एरिया से ही वो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया है वेस्टर्न साइड में, तो जहां भी ये कैनाल पास हो रहा है वहां के आसपास के एरिया में पॉपुलेशन अब बढ़ गई है, क्योंकि वहां पे सिंचाई के स्रोत बढ़ गए हैं, वहां पे लोग खेती करते हैं, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। देन अगर हम झारखंड की बात करें तो अगेन झारखंड जो है एक पठार क्षेत्र है और यहाँ पे भी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की खोज हुई है तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई हैं। अब आगे चल के आप पढ़ोगे कि और आपने 10th में भी पढ़ा था कि जितनी भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब आपकी कंसंट्रेटेड है इन द छोटा नागपुर एरिया। जितने भी आपके आयरन खदान है, कोल के खदान है, ये सारे आपको झारखंड में मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अब इंक्रीज हो चुकी है। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, जब से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हुआ है पेनिनसुलर स्टेट्स में, पेनिनसुलर स्टेट्स आप जानते हो जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उनको हम पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। have resulted in moderate to high proportion of population in areas which were previously very thinly populated। तो जो मैंने आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया, झारखंड का एग्जांपल दिया, पेनिनसुलर स्टेट्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पे जनसंख्या पहले कम थी बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत मतलब बहुत सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न प्लेन,
डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की, जबकि हिमालय एंड डेजर्टिक एरियाज हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और झारखंड, राजस्थान, पेनिनसुलर स्टेट्स का एग्जांपल आप उसमें दोगे जहाँ पे जनसंख्या मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, अब ये हमारे सारे नेचुरल फैक्टर्स थे, मैंने आपको इस तरह से बताया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो फर्स्ट बुक में पढ़ा है सोशल, जैसे आपने क्लाइमेट, अगर मान लो एग्जाम में ये आ जाए कि वाई इंडिया हैज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा क्यों है, ठीक है ना, गिव रीजंस। वो देखो आपसे सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि जनरल पूछ लेंगे आपसे कि वाई इंडिया हैज अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मतलब कि कुछ बना के घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है और यहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों है। तो मतलब कुछ भी घुमा के पूछेंगे तो आपको आंसर यही लिखना है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं पूछेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछते हैं तो कभी कभी वो जनरल पूछ लेंगे तो आपको सब लिखना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लिखने पड़ेगे, सोशल इकोनॉमिक भी लिखने पड़ेंगे, हिस्टोरिकल सब लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी वो सीधा पॉइंट कर देते हैं, 5 नंबर में देते हैं और पॉइंट कर देते हैं कि मेंशन ओनली, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच लेड टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि अगर उसमें सिर्फ ज्योग्राफिकल पूछा गया तो आपको ज्योग्राफिकल लिखना है, अगर उन्होंने कुछ नहीं पूछा है तब आपको सब लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके सब लिखना है। ठीक है, तो अगर उन्होंने ज्योग्राफिकल पूछ लिया तो पहले तो आप फ्लो चार्ट बना देंगे कि फ्लो चार्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट कौन सा होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, तब आप इसमें लिखेंगे कि इन इंडिया वो एरियाज जहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है, बेहतर होता है, रहने के लिए अच्छा होता है, वहां पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, क्योंकि एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उदाहरण। देन सेकंड आपका फैक्टर क्या हो गया, पानी, जल की जो है व्यवस्था, जल की उपलब्धता, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आप फिर लिखेंगे कि ऑल द रिवर वैलीज and coastal areas and delta areas have high population concentration due to availability of water, क्योंकि वहां पे क्या है, रिवर वैलीज है, इसलिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है सिंचाई के लिए और पीने के लिए। देन तीसरा फैक्टर क्या है, फर्टाइल सॉइल। तो फर्टाइल सॉइल में आप अगेन लिख दोगे कि इन इंडिया अगेन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड, डेल्टाज आर पॉपुलेटेड एंड कोस्टल प्लेन्स का इसमें आप नाम नहीं लिखोगे, ओनली नॉर्दर्न प्लेन एंड डेल्टा आप इसमें नाम लिखोगे कि यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है। नदियों के आसपास का क्षेत्र जो होता है हमेशा उपजाऊ होता है, डेल्टा भी हमेशा उपजाऊ होता है, तो यहाँ पे कृषि करना आसान है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था, लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म मतलब कि इंडिया में वो एरियाज जो प्लेन एरियाज, समतल भूमि है, वहां पे अधिक जनसंख्या है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। और आपको पता है कि समतल क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि करना, यहाँ पे घर बनाना, यहाँ पे रोड सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सबका सब आसान होता है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस एरियाज एंड आपके प्लेट्यू एरियाज। तो आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी मैंने जो आपको पॉइंट बता दिए हैं उसके हिसाब से आप अपने आंसर को बना के लिख सकते हो। ये इतने आसान चैप्टर्स हैं, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत सोचने वाली बात नहीं है, बस आप कुछ एग्जांपल्स रट लो और एक चैप्टर पढ़ के आप दोनों बुक्स का जो है आप आंसर उसमें लिख सकते हो, दोनों ही आप उसमें काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि आपने अगर इस हिसाब से लिख दिया, इसको पढ़ के आपने अपने एग्जाम में लिख दिया तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, और कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि ये वो एक एक पॉइंट ढूंढ कर बच्चे का पढ़े, जो उसे सामने नजर आएगा वो उसे ऐसे उठा के चेक कर देगा। तो जो बच्चा पॉइंट वाइज लिखेगा, हेडिंग वाइज लिखेगा, उसको। ये नवीन जोशी, आप ये प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं भाई? ये सर ये क्या कर दिया, इसने प्रेजेंट कर दिया नवीन ने। हम्म। ये कहाँ गया, प्रेजेंटिंग वाला दिख ही नहीं रहा है। ये सर मेरे पे क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। पीडीएफ। हेलो,
बच्चों मैंने होता है ना, कोई भी आप बटन पे क्लिक मत करिए, नहीं तो पूरा फिर बीच में रोकना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फिजिकल फैक्टर्स बता दिए, तो इसी तरह से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सके और कोई भी पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं लिखेगा। तो ये मैंने आपको सब बता दिया विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल उदाहरण लिखना सबसे जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको उदाहरण पता है, एग्जाम्पल तभी जिस बच्चे को, जो बच्चा उदाहरण लिखता है एग्जाम्पल, इसका मतलब उसको आंसर जो है अच्छी तरीके से आता है। तो हमेशा एग्जाम्पल रट के जाइएगा। देन नेक्स्ट है कि इसके बाद सोशल इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने उस बुक में पढ़ा था कि ये कुछ बच्चे जो है ना, अभी क्लास खत्म होने वाली है, ये जो अभी आई है, कौन बच्चा है ये, 3-4 बच्चे आए हैं अभी, जो उन्होंने जस्ट 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल भी क्लास में जैसी होता है, मैं 5 मिनट के बाद किसी भी बच्चे को एडमिट नहीं करूंगी। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आपका अभी 11-10 बजे क्लास खत्म होने वाली है तो आप 5 मिनट पहले ऐड हो रहे हैं। अभी मैं इनका नाम देखती हूँ, मैं इन बच्चों को बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम से किसी को भी मैं इसमें एडमिट नहीं करूंगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 9:30 से वही पढ़ेंगे, बाकी मैं किसी को इसमें नहीं करने वाली हूँ ऐड। 5 मिनट पहले आ रहे हैं और ऊपर से आप पूरी क्लास में फिर ना आपको कुछ समझ में आता है, एग्जाम में भी जाके कुछ नहीं करोगे फिर ना। तो जैसे हमने उस बुक में पढ़ा था, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है आपका औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीयकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो है, जिस भी हमारे भारत में वो एरियाज जहाँ पे उद्योग उद्योग ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन काफी अधिक मिलेगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि झारखंड का एरिया जो है आपका, जैसे इसमें दिया होगा कुछ झारखंड का एरिया है, या फिर पूरा छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज हैं, तो जहाँ पे भी आपके इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जनसंख्या आपको काफी अधिक मिलेगी। देन इंडिया के वो शहर, वो सिटीज जो हाईली अर्बनाइज्ड हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए, बी साइड पैराग्राफ देखिए आप, ये जो यहाँ दिया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर। इन these cities also have very high concentration of population because of industrial development and urbanization। इन इंडस्ट्रीज में, इन सिटीज में या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन है। क्योंकि नगरीय क्षेत्र है तो यहाँ पे हर तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल है, चाहे बैंक है, मतलब कि हर चीज यहाँ पे एडवांस मिलती है। इसलिए यहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर आप अपने ही शहर में देखो तो मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि वो दिल्ली चले जाएं या मुंबई चले जाएं, क्योंकि वहां पे उनको जो है पॉजिटिव फैक्टर्स है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए इन शहरों में जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी। अब जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर इज फेमस फॉर आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो लोग यहाँ पे जाते हैं। देन दिल्ली, मुंबई, अगेन कोलकाता, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। तो इसीलिए ये जो हाईली अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट है इंडिया के, यहाँ पे हैवी कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, पॉपुलेशन है, एंड बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो ये आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेहतर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको जो है विद एग्जाम्पल आप करिएगा। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगेन ये हम प्रीवियस बुक में पढ़ चुके हैं, दैट अंडरलाइन कर लीजिए। जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज आपको इसमें अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, और ये कई बार आता है 1+4 नंबर में आता है 5 मार्क्स में, इसलिए बिल्कुल आपको बाय हार्ट इसको लर्न होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एट नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, या द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था कि जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन और लैंड को डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो उसके रेशियो से जो आंसर आता है या जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब एग्जांपल में आपको मैंने पहले भी दिया था कि इंडिया में जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है, और एक हम अगर बिहार का एग्जांपल है तो बिहार को हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि यूपी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन इंडिया, सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी में, लेकिन फिर भी जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में अधिक नहीं है। जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, बिहार में, जबकि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो यूपी से कम है। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, लैंड और पीपल, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ की जो भूमि है, उसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो कम आती है। जबकि अगर हम बिहार में पॉपुलेशन और लैंड का रेशियो निकालते हैं तो वो ज्यादा आता है। मतलब कि भले ही यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में लैंड भी ज्यादा है। इसीलिए पर
स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पॉपुलेशन कम है उत्तर प्रदेश में एज कम्पेयर टू बिहार। बिहार की जनसंख्या भले ही उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन जो वहां की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बिहार का जो लैंड एरिया है वो भी कम है। इसलिए बिहार में अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर जाओगे तो वहां पे पॉपुलेशन आपको अधिक मिलेगी। अगर अगर उत्तर प्रदेश में जो है आपके 1 किलोमीटर आप जा रहे हो या 2 किलोमीटर जा रहे हो, अगर आपको 900 लोग मिलेंगे, तो बिहार में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग मिलेंगे? मोर देन 950 954 जो है न्यू डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, तो लैंड पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन लैंड रेशियो इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? हम प्रति इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो बिहार में है, और सबसे कम है वहां पे, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है आपको 950 से अधिक लोग मिलेंगे। जबकि सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो है बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं। सॉरी, सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। अगर वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर आप एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको मुश्किल से 17 लोग मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब रीजन क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बाकी जो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट बता दिया आप उसको उतना याद रखिएगा, क्योंकि हम एग्जाम में भी हमें वही करना पड़ेगा। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अलावा हमारी बुक में दो और डेंसिटीज दी हुई हैं। कहा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत करेक्ट आइडिया नहीं देता है। ये देखिए, ये मैप देखिए, इस मैप में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई जा रही है। देखिए, सबसे जो डार्क शेडेड एरिया है वो है कौन सा है? आपका दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। और यहाँ देखिए उसके बाद शेडेड एरिया कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सॉरी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग बिहार अब आगे निकल चुका है, तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। फिर यूपी में कम है, तो आप ये देख सकते हैं। मतलब दिल्ली में आप अगर पर स्क्वायर किलोमीटर जाएंगे तो आपको 1001 से ज्यादा लोग मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका बिहार है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे 801 से लेके 1000 के बीच में आपको जनसंख्या मिलेगी पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो मैप आप देख रहे हो ये पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को डिपिक्ट कर रहा है। और इस मैप को हम कहते हैं कोरोप्लेथ मेथड, जो आप अपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे। जब हम शेडिंग के थ्रू किसी वैल्यू को शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोरोप्लेथ मेथड। देखिए, इसमें सबसे डार्क, फिर उससे कम डार्क, फिर कम डार्क, और उसके बाद सब बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। तो इस टाइप की जो मैप होती है इनको हम कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये बस दो टॉपिक हम फिनिश कर लेते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ आपका दो डेंसिटी और होती है, एक है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एक है आपकी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि एक जमीन में कितनी क्षमता है, कितनी पॉपुलेशन उसके ऊपर सर्वाइव कर सकती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं, नेट कल्टिवेटेड एरिया से हम इसको डिवाइड करते हैं। नेट कल्टिवेटेड एरिया, मान लो किसी भी फील्ड में जो खेत है उस पे हम एक साल में कितनी बार उस पे हम खेती कर रहे हैं, एक्चुअली एक सिंगल बार ही इसको लिया जाता है। मान लो एक खेत में हमने जो है एक टाइम में हमने गेहूं जो है वो ग्रो कर दिया, या कोई ऑर्चर्ड ग्रो कर दिया, क्रॉप्स या ऑर्चर्ड इनको हम लेते हैं, हमने ग्रो किया, तो उतने एरिया को हम कहते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया। मतलब उस पे एक साल में एक ही बार उसको हम लेते हैं। वैसे तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत पर एक से ज्यादा बार खेती करते हैं, लेकिन हम एक से ज्यादा बार जब खेती करते हैं तो उसको हम अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, तब हम उसको ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया कहते हैं। लेकिन जब हम एक खेत में एक ही बार जितनी कृषि हो रही है, कितने एरिया में कृषि की जा रही है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया। इट इज टेकन वंस। ठीक है, एक साल में एक ही बार में कृषि जो की जाती है खेत के ऊपर, उसको हम कहते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया। इसका मैं आपको मीनिंग भेज दूंगी, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये तो भी मुझसे पूछना, फिर मैं दोबारा भी आपको बता दूंगी। देन नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी मींस टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन किसे कहते हैं हम? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन की
जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जिनकी खुद की जमीनें होती हैं, जो कृषि करते हैं, प्लस उनके साथ जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, जो उनके खेतों पे काम करवाते हैं, और उनकी फैमिली, इनको प्लस जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। जैसे आप मान लो आपका अपना खुद का खेत है, तो आपकी फैमिली प्लस उस खेत पर जिससे आप काम करवा रहे हो, जो लेबर्स हैं, उनकी फैमिली, तो उनको जब हम टोटल प्लस करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, और उसको अगेन हम डिवाइड करते हैं नेट कल्टीवेबल एरिया से। ठीक है, तो नेट कल्टीवेबल एरिया मैंने आपको बता दिया है कि जब एक जो प्लॉट है, एक जमीन है, उस पे हम एक ही टाइम जब कृषि होती है, उसी को हम जब अकाउंट में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, तो ये हमने जो है ये चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बता दीजिए। कौन पूछ रहा है? मैम दिव्यांश। बेटा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मैंने आपको ये बताया कि ये डेंसिटी, इसका मतलब है कि एक जो पीस ऑफ लैंड है, उसमें वो कितनी पॉपुलेशन को सरवाइव करके रख सकता है, कितने प्रेशर पॉपुलेशन को वो झेल सकता है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। मतलब एक फिजिकल पावर एक पीस ऑफ लैंड में कितनी है। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका मान लो एक 10 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, अब इस 10 किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है? 500, 200, 300, 400। उसमें उस पीस ऑफ लैंड में कितनी पावर है, कितनी पावर है जनसंख्या को मतलब झेलने की, उसकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, उसको फुलफिल करने की, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। जैसे 10 किलोमीटर्स में, ये क्या हुआ? सर ये बंद क्यों हो गया? बंद हो गया क्या? हाँ बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है?